दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं टेलीविजन पे था, एक प्रोग्राम मैं करता हूं और उसमें मैंने कुछ बातें बोली। मैं उन बातों का जस्टिफिकेशन देने आपके सामने नहीं आया हूं, ना मैं अपनी किसी बात का जस्टिफिकेशन दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात कही जाए उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और मैं यहां पे कॉन्टेक्स्ट आपके सामने लेकर आया हूं। ये कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो मैंने बोला उसके पीछे कहानी क्या है, मैंने क्यों बोला ये मैं आपको नहीं बता रहा, मुझे पता है मैंने क्यों बोला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मैंने टेलीविजन पे बोला उससे ईरानियन कॉन्सुलेट ये बड़ा परेशान हो गया भाई, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने ट्वीट करा। क्यों करा ट्वीट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। लोग कहते हैं कहने दीजिए, कोई भी कुछ कहता है कहने दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई बात नहीं। आपके यहां नहीं है, ईरान में नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में मैं बाद में आके बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ सबूत लाना चाहता हूं, और ये सबूत हैं तकरीबन 78 साल पुराने। मैंने बोला ना, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई बहाना बनाए, अरे नहीं साहब मैंने तो ये बोला पर एक्चुअली मेरा मतलब ये था ना, कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बड़े अपसेट हो गए, और फिर लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये वो दुनिया भर के वीडियोस बनाए, एंड मेनी ऑफ देम मेड है, they say make hay while the sun shines. So many of them made hay. Some of them were well-meaning, although critical. उनको नहीं पता context. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके political leanings हैं, और अगर आप उनके Facebook post में जाएंगे या उनके Twitter पे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा where are they coming from, right? And which political parties they support. And it's okay to support a political party. It's all right. आप किसी भी political party को support करें, वो आपका अधिकार है। लेकिन यार आप ट्रुथ को कलर ना करें बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, वो गलत हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बात हो रही है गजा की। मैं अपने टीवी क्लिप की बात कर रहा हूं, वो क्लिप मैंने यहां पे नहीं लगाई है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द चैनल, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, एंड आई हैव नो बिजनेस पुटिंग अप समबडी एल्सेस कंटेंट। आई विल नॉट डू दैट। अब बात यह है ना कि मैंने बात करी किसकी, लेबनान की, मैंने बात करी गजा की, और मैंने जो बोला वो आप सबको पता है कि मैंने क्या बोला। इसमें ईरान को क्यों परेशानी हुई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ईरान की जो रेजीम है, जो स्टेट है, उनका क्या मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूं जेन्युइनली। आपका क्या लेना देना है लेबनान के साथ, आपका क्या लेना देना है गजा के साथ? वाई आर यू सो कंसर्न्ड, वाई आर यू सो अपसेट? अच्छा दोस्तों, एक और बात बता दूं आपको, शायद कई लोगों को पता भी नहीं है। हिजबुल्लाह जो एक टेरर आउटफिट है, दैट ऑपरेट्स आउट ऑफ लेबनान। हिजबुल्लाह इज नॉट द ऑफिशियल आर्मी ऑफ लेबनान। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की फौज नहीं है, वो एक टेरर आउटफिट है, वो एक पॉलिटिकल आउटफिट है जिसने वहां पे हर चीज हाईजैक कर रखी है। एक और बात आपने ये सुना है ना, जब 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल में अटैक हुआ था, उसके बाद जब इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू करी गाजा की, तो आपने एक बात कई बार सुनी होगी, आपने एक बात की, गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि 20,000 मर गए, 30, 40, 50। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है। ये किसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, कभी आपने सोचा है? ये किसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है भाई? ये हेल्थ मिनिस्ट्री हमास की है। हमास खुद ही अपने फिगर दिया जा रहा है। तो आज मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है, राइट? ये जो ईरानियन रेजीम है दोस्तों, इसको इसलिए प्रॉब्लम हुई मेरे लेबनान और गजा कहने से, क्योंकि यहां पे हिजबुल्लाह और हमास है, एंड दैट इज हाउ दे रन देयर फॉरेन पॉलिसी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर मैंने कह दिया तो आप सब्र रखें, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है ना कि ईरान में यह कहना अलाउड नहीं है। आज की तारीख में भी कई साल की कैद है अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मिलता है जो कि स्टारलिंक का है। आपको पता है आज की तारीख में कितने दिनों से इन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है, उसके बारे में भी बात करूंगा। कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पे ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में, ये फिर से आप इनका ट्वीट देखें स्क्रीन पे, इजराइल को जेनोसाइडल स्टेट, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम ईरान। अब मैं आपको दोस्तों 2, 3, 4 रिपोर्ट्स दिखाऊंगा
क्योंकि जो भी मैं कहूंगा आज, आई विल प्रोवाइड प्रूफ। जो इरानियन कॉन्सुलेट ने करा है वो हवाबाजी है। दे आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये ओरिजिनल जननी है विक्टिम कार्ड की, ओरिजिनल जननी। इन्होंने 35,000 से ज्यादा, दे किल्ड मोर देन 35,000 ऑफ देयर ओन सिटीजन्स पिछले 3 महीने में। ये 28 तारीख को लड़ाई शुरू हुई फरवरी में इसी साल, राइट? उसके पहले की बात कर रहा हूं, उसके पहले की बात कर रहा हूं। इन्होंने सर्दियों के टाइम अपने 35,000 बंदे खत्म कर दिए, उड़ा दिए। दे वाइप देम आउट। व्हाई? बिकॉज दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। हां, कहीं 1-2 जगह आगजनी हुई, पथराव हुआ, वो अलग चीज है। 1 मिनट, लेट्स रिवाइंड एंड लेट्स गो टू 2024। यानी कि ये सब नहीं हुआ है अभी, और हम आपको ले चलते हैं 2024। ये रिपोर्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, और ये कहती है कि authorities further suppress the right to freedom of expression, association and peaceful assembly. Women and girls, LGBTI experience systemic discrimination and violence. Authorities intensified their crackdown on women who defied compulsory wheeling laws, and the Baha'i community and Afghan refugees and migrants. Thousands were arbitrarily detained, interrogated and harassed and or unjustly prosecuted for exercising their human rights. Trials remained systematically unfair. Enforced disappearances and torture and other ill treatment were widespread and systematic. Cruel and inhuman punishments, including flogging, amputation, were implemented. The death penalty was used arbitrarily, disproportionately affecting ethnic minorities and migrants. Systemic impunity prevailed for past and ongoing crimes against humanity relating to prison massacres in 88 and other crimes under international law. अब ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ये रिपोर्ट 2024 की है। ये बात कर रहे हैं 2024 की। अभी ये लड़ाई शुरू नहीं हुई है भाई, अभी ये बमबारी शुरू नहीं हुई है, अभी 2025 नहीं आया है, और ना जाने कितने लोगों को खत्म कर दिया, ना जाने कितने लोगों को खत्म कर दिया, क्योंकि औरतों ने बोला कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। अच्छा, तुम हिजाब नहीं पहन, ऑफ विथ यू। महासा अमीनी का केस मैं बताऊंगा नहीं आपको, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि हुआ क्या। ये जो रजीम है अपने कॉन्सुलेट से बैठ के ये करवा रही है ना, जो सरतन से जुदा वाला मामला, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, ठीक है? और तुमसे अच्छे अच्छे और देखे हैं मैंने, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, ठीक है? अब दोस्तों, एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। Iranian authorities in 2025 carried out executions on a scale unseen since the late 80s, carried out mass killings in response to protests across the country, conducted mass and arbitrary arrests, and ratcheted up repression under the guise of national security. The deadly crackdown on the protests that erupted in late December escalated sharply in early 2026 as security forces carried out mass killing of protesters and bystanders, with the death toll rising to the thousands. Human Rights Watch found evidence of a coordinated escalation in the authorities' use of unlawful and lethal force since January 8th, including of protesters and bystanders killed or injured by gunshot wounds to their heads and torsos. Authorities committed massacres amid a nationwide internet shutdown and telecommunication restrictions they imposed to conceal the true scale of the atrocities. The year 2025 was characterized by widespread and systemic violations of right to life, including through the application of the death penalty. By the end of December, Iran's authorities had executed over 2,000 people, according to the Abdur Rahman Boramand Center for Human Rights in Iran, the highest number of known executions since the late 1980s. Execution हुए, यानी कि पकड़ के लोगों के हाथ पैर बांधे और उनको ठोक दिया, ठीक है? एक चीज। 2,000 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। जो 35,000 प्रोटेस्टर्स मारे गए वो अलग हैं, वो तो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने मशीन गन चला दी, आपने ये सब करा, वो एक अलग बात है। लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट किया, जिनको जेल में डाला अरेस्ट करके कि तुम रेजिम के खिलाफ तुम कैसे बोल सकते हो, तो बिल्कुल गलत है, उनमें से 2,000 का कत्ल कर दिया गया, 2,000 को मार दिया। वो 35,000 अलग हैं। Those were killed on the streets, in their houses. 2,000 were executed. Because that is the law of the land. You open your mouth, we'll finish you off. ठीक है जी? ये पॉइंट नंबर 2 है मेरा। अब आते हैं
तीसरे प्रूफ पे। ये दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का है। यूएन एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ डीपनिंग ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन ईरान, और इसकी डेट है 16 मार्च 2026। As military tensions escalate in the region, Iranian authorities must immediately end their excessive use of force against civilians, release all those detained for exercising their fundamental freedom, restore unhindered internet access, and allow civil society to carry out its vital human rights work. If we put people of Iran at the heart of any solution, the military escalation must stop and all parties must resume diplomatic dialogue immediately. The special rapporteur said the volume of submissions received so far exceeded all previous periods since Sato assumed her mandate in August 2024. The scale of concern was unprecedented. Many submissions came from individuals with no prior history of activism. Testimonies describe protesters, including children, being shot at close range or severely beaten by security forces. Tens of thousands of protesters, as well as medical professionals and lawyers, were reportedly arbitrarily detained, held incommunicado, denied legal representation, and subjected to forced confessions broadcast on state television. Some detainees, including children, now face death penalty. ये भी आपने देख लिया, और ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। ये गौरव आर्या कुछ नहीं कह रहा यहां पे। आपने देख लिया दोस्तों, यूएन कह रहा है कि बच्चों को सजाए मौत दी है, छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल, 11 साल, 12 साल। ये लोग हैं जिनके लिए आप में से कुछ ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप में से कुछ ने सोशल मीडिया पे हथियार उठा लिए। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज देखिए। तो ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की है। ये है फरवरी 2026 की। On Thursday, Parliament adopted 3 resolutions on the human rights situation in Iran, Turkey, and Uganda. MEPs condemned the violence by the Iranian regime against its own population, particularly targeting civil society actors, protesters, women, minorities, and communities. They denounced the oppression of women and called for immediate release of women in detention, especially Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi. Parliament is concerned by reports estimating that the death toll from the recent protests may amount to approximately 35,000 victims, and warned that documented acts meet the threshold of crimes against humanity. MEPs want these atrocities to be independently documented by UN bodies and for the evidence to be preserved for future prosecutions, stressing the need for accountability through international judicial mechanisms. The resolution calls for the immediate end of all violence and repression against civilians, including arbitrary detention, enforced disappearances, and torture, and urges the authorities to cease their harassment and prosecution of doctors and healthcare workers who provide treatment to injured protesters. दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई? ये है असलियत इस रेजीम की। I have a lot of respect and love for the Iranian people. I salute your bravery. But this regime it's an autocratic regime. अब मैंने कुछ बोला तो इनको बड़ा बुरा लग गया। क्यों बुरा लगा तुम्हें? मुझे इतने लोग कुछ बोलते, मैं तो जवाब नहीं देता, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। I am responding to the Iranian consulate's tweet. I am not responding to so many other people who have made videos against me. उनका हक है यार, उनका हक है। वो इंडियंस हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती है। यहां पे नहीं, ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि गौरव आर्या के खिलाफ किस चीज का एक्शन। आप लीजिए एक्शन, फिर मैं आपको बताता हूं। मेरे पास सारी की सारी प्रूफ है। आपने आज तक 1979 के बाद, आफ्टर 1979, ओके, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 1979 के बाद आपने लाखों अपने लोग गायब कर दिए और खत्म कर दिए, और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है यूनाइटेड नेशंस में। सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, देखना है, पोल पत्री सब खुल जाएगी। ये विक्टिम कार्ड प्ले मत करिए, ठीक है? आपके मुल्क में जंग छिड़ी है और यहां पे आप मेरे साथ ट्विटर खेल रहे हैं। चलिए, आप ये कहते हैं कि आप फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। और इस मामले में मैं बिल्कुल डिटेल में बाद में आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं यार, आपने जो अमेरिका को 10 पॉइंट दिए थे, जो आपने पूरे 10 पॉइंट्स मेंशन करे हैं, उसमें तो यार एक में भी वर्ड पैलेस्टीनियन मेंशन नहीं है, पैलेस्टीन का पी नहीं है। क्यों ऐसा? आपकी तो पूरी लड़ाई पैलेस्टीन के लिए है, पैलेस्टीन के लिए जान दे देंगे और पैलेस्टीन के लिए तलवार उठा लेंगे और दुनिया से लड़ लेंगे। आपके जितने भी 10 पॉइंट्स, उसमें मैं आऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। लेबनान का नाम है उसमें, पैलेस्टीन का नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि ये चूरन क्यों दिया है ईरानियन रेजिम ने, आपके सामने एक्सपोज करता हूं, ठीक है? कारण यह है
कि गाजा अब इनके लिए यूजफुल नहीं रहा क्योंकि इजरायलियों ने हमास को लगभग निपटा दिया। थोड़े बहुत हैं, लगभग निपटा दिया, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी है। तो इन्होंने उसमें नाम लिख दिया लेबनान का कि लेबनान में भी सीज फायर। आप ये भी कहते हैं गाजा में सीज फायर, क्योंकि जब ये बात चल रही है 2 बार इजरायलियों ने बॉम्ब कराया गाजा के अंदर, और जब इजरायलियों ने गाजा में भी अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन के बीच में बॉम्ब कराया है, तो आपको क्या गाजा का नाम नहीं डालना चाहिए था? आप तो बहुत वोकल है, गाजा में ये हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है, बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? वही चीज है, रात गई बात गई। हमास इज नो लॉन्गर अ फोर्स टू रेकन विद। कुछ कुछ अंश बाकी हैं हमास के, कुछ कुछ। आईडीएफ ने ज्यादातर निपटा दिया। तो अब इनको लगा यार ये तो खत्म हो चुके हैं, मारो गोली, चलो एक काम करते हैं, जो हिजबुल्लाह है वो अभी भी तगड़ा है। यू वॉन्ट टू कीप आईडीएफ बिजी साउथ ऑफ द लिटानी रिवर, है कि नहीं सच बात? बताइए कॉन्सुलेट वाले साहब, यू वॉन्ट टू कीप इजराइल बिजी, द आईडीएफ बिजी साउथ ऑफ द लिटानी रिवर। दोस्तों ये मैप है और मैप पे लिटानी रिवर है, देखिएगा। अच्छा, एक मेरा सवाल है ईरानियन रेजीम से, और जब भी मैं यहां पे ईरान कहूंगा इस पूरे वीडियो में दोस्तों, मेरा मतलब ईरान की रेजीम है, मेरा मतलब ईरान के लोग नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आई लव एंड रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ ईरान, नॉट द रेजीम। आप लोग फॉरेन मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे ईरान में? हम इजराइल से देखते हैं ना, इजराइल ये मिसाइल चली गई शॉपिंग मॉल के अंदर, मिसाइल चली गई, गाड़ी को उड़ा दिया, इंडियन मीडिया ऑन लूप इज प्लेइंग व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल। आप लोग ईरान के अंदर क्यों अलाउ नहीं करते फॉरेन मीडिया को? आप तो कहते हैं कि आपने सबको खड़का दिया बुरी तरीके से, आपने तो विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। आप ले जाइए ना, लोगों को बोलिए कि कैमरा लेकर आइए तेहरान में और जरा शूट करिए सबके सामने। यू शुड आस्क पीपल टू कम, आस्क पीपल टू कम विद द कैमरास। यू टुक 4-5 रैंडम पीपल टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकॉज यू वांटेड टू यूज दैट एज प्रोपेगेंडा। आपको प्रोपेगेंडा के तहत यूज करना था। तेहरान में क्यों नहीं है फॉरेन मीडिया? तेहरान में बीबीसी और अल जजीरा और ये सब क्यों नहीं है? वहां पे सीएनएन क्यों नहीं है? इनके बड़े बड़े ऑफिसेज होने चाहिए। आप दिखाइए ना इनको। क्यों नहीं हमें मिलता है ईरान के वीडियोस? जो भी कुछ मिलते हैं या तो इजरायली देते हैं या अमेरिकन, आप लोग क्यों नहीं बना के दे रहे? आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, सिर्फ 28 फरवरी से नहीं, उसके पहले भी आपने इंटरनेट बंद कर दिया था। किस चीज का डर है? कौन सी ऐसी चीज है जो सामने आ जाएगी? क्या लोग अपने आप देख पाएंगे? क्योंकि पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है यार। मैं एक बात बताता हूं आपको, लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन आजकल क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का जमाना है और यूट्यूब का जमाना है, तो लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। इट्स ईजियर टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन इफ यू आर वॉचिंग इट। इफ यू आर रीडिंग उसमें मेहनत लगती है। अब इशू ये है कि अगर फॉरेन मीडिया जाएगा वहां पे और ये दिखाएगा कि आप आवाम के साथ अपनी क्या कर रहे हैं, जो कॉमन पीपल हैं ईरान के, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, और ये जब टीवी स्क्रीन पे आएगा दुनिया भर में और यूट्यूब पे आएगा, तब ये जितना भी आपका विक्टिम कार्ड है और हम बड़े हीरोज हैं और हमने इजराइल से लड़ लिया और अमेरिका से लड़ दिया, ये टाइम फिश हो जाएगा। लोगों को आपका असली चेहरा दिख जाएगा। इसलिए डर के मारे सबसे ज्यादा जो ईरानियन रेजिम डरती है, इट इज स्केर्ड, इट इज टेरिफाइड ऑफ अ फ्री मीडिया। इसलिए आपने सोशल मीडिया बंद कर रखा है। हाँ, कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया बंद करें, कहीं पे भी दिक्कत होती है, मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, यू मस्ट स्टॉप इट फॉर अ लिमिट। आपने 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, महीनों दर महीनों वहां पे ना कोई कैमरा, ना कोई कुछ, लोगों को टॉर्चर करके ईरानियन स्टेट टेलीविजन पे लाते हैं और बोलते हैं कि कबूल करो कि तुम जासूस हो। वो कह रहा है स्टेट टेलीविजन पे, हाँ जी मैंने जासूस, उसको पता ही कख नहीं। गाय डजंट नो एनीथिंग, बट यू हैव टॉर्चर्ड हिम एंड ही थिंक्स दैट द पेन विल स्टॉप, सो यू विल फोर्स हिम टू से एनीथिंग। 400 अफगान मर गए एक अस्पताल के अंदर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी। कहां थे आप लोग? वो अफगान मुसलमान नहीं थे। हाँ, कहां थे आप लोग? कहां था आपका जमीर? Some gullible Indians lapped it up. You projected yourself as a system that is fighting the Americans and the Israelis. The story is only partially true. Like Hamas, Hezbollah, Ansar Allah, the Houthis, and the Kataib Hezbollah, your proxies will not stop fighting till you tell them to. Just like you will not stop fighting till China tells you to. Because you're just another Pakistan and you're just another North Korea. You will do what you're told. You talk about peace, and yet you fund the worst terror outfits in the world. ये जो आपने स्लोगन कॉइन करा है, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टीन विल बी फ्री, और फिर आप बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन किड्स इसको चैंट करते हैं और हार्वर्ड में चैंटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द रिवर टू द सी, इसका अर्थ क्या है? ये क्या है फ्रॉम द रिवर टू द सी? कौन सा रिवर है, कौन सा सी है? जब आप चैंट करते हैं ना डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तो बड़े शोर मचा के करते हैं।
डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, और जब वो आपको ठोकते हैं फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। हाउ डू यू मैनेज सो मच ऑफ हिपोक्रेसी? अच्छा, अब दोस्तों मैं आता हूं ईरान के जो 10 पॉइंट हैं, ये जो सीज फायर के हैं, और इसमें पैलेस्टीन का एक बार भी इन्होंने नाम नहीं लिया। क्यों? अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ईरान के 10 पॉइंट हैं कौन से, आपको भी पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गारंटिंग नॉन एग्रेशन बाय बोथ साइड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान्स यूरेनियम एनरिचमेंट। यह पहला पॉइंट है कि एक तो नॉन एग्रेशन हो, आप हमारे ऊपर हमला करना बंद करें, और ईरान जो यूरेनियम एनरिच कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, उस पर कोई रोक टोक ना हो। 1, कंट्रोल्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस। आप समझ गए, साफ सीधी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भी पास करेगा उसके थ्रू जाएगा, उसको ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। एंडिंग द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट द हिजबुल्लाह ग्रुप इन लेबनान। ये पॉइंट नंबर 3 है। इसमें कहीं हमास का नाम नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया ना, भाइयों ने हमास को चूरन खिला दिया। वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह मत स्टॉप इन लेबनान। हिजबुल्लाह के लिए दर्द है, अब वो हमास के लिए दर्द नहीं है। अब पैलेस्टीन के लिए कोई दर्द नहीं है, अब गजा के लिए दर्द नहीं है, गजा का मेंशन भी नहीं हुआ। इन्होंने वाइप आउट कर दिया गजा को मेमोरी से, ईरानियों ने। चौथा, विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल बेसेस एंड डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स इन द रीजन। ठीक है, यूएस के जितने भी बेस हैं, कतर में है अल उदैद, या फिर आपके सऊदी अरब में है, आपके बहरीन में है, आपके ओमान में है, यूएई में है, ब्ला ब्ला, कुवैत शुवैत, दुनिया भर सबसे हटाओ। टर्मिनेशन ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो जितने भी आपने यूएन के रेजोल्यूशंस हैं ईरान के खिलाफ, उनको टर्मिनेट करिए। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिक्योर ट्रांजिट प्रोटोकॉल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गारंटिंग ईरानियन डोमिनेंस अंडर अग्रीड टर्म्स। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि पैसे की बात। फुल पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू ईरान अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स। आप ईरान को पैसा देंगे। रिमूवल ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। जो भी आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, आप उन सब को हटा देंगे ईरान के ऊपर से। रिलीज ऑफ ऑल ब्लॉक्ड ईरानियन प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स अब्रॉड। जो भी ईरान की प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं जो आपने ब्लॉक कर दिए, आपने सब कुछ उसको घेराबंदी एक किस्म से कर दिया, आप उसको रिलीज कर देंगे। अप्रूवल ऑफ दीज कंडीशंस थ्रू अ बाइंडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, thereby मेकिंग them बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और ये ऊपर वाले जितने भी 9 हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन होगा, यूएन का एक रेजोल्यूशन होगा, जिसके तहत लोग साइन करेंगे। अब ये कानून बन जाएगा, और आप इन 9 चीजों पे कभी भी आप पलट के वापस नहीं जा सकते, आप अपनी बात से मुड़ नहीं सकते। ये आपने 10 के 10 पॉइंट देख लिए दोस्तों। ये आप देख लीजिए हमने कहां से 10 पॉइंट लिए हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे मेजर साहब आप लाए कहां से, तो यहां से मेजर साहब लाए। ठीक है, इसमें एक बार भी फिलिस्तीन का मेंशन नहीं है, इसमें एक वर्ड गजा नहीं है, वेस्ट बैंक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये भूल गए, इन्होंने ऐसे झाड़ा और बोला चलो आगे बढ़ो। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। सबको पता है कि हमास, इट इज टोटली एंड एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड बाय द इरानियंस। हिजबुल्लाह, हुथीज, कतैब हिजबुल्लाह, ये सारे के सारे जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय ईरान। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये हमास टेररिस्ट्स पहलगाम का जो टेरर एक्ट था उसके पहले ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर क्या रहे थे? दोस्तों सोचिए, व्हाट वाज द हमास डूइंग इन पीओके बिफोर पहलगाम? ये कर क्या रहे थे वहां पे? इनको पीओके में इनवाइट किसने किया? ये जब मिले जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा से, ये क्यों मिले? आपको पता है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा किस लिए बनाए गए? पाकिस्तानी आईएसआई ने, स्टेट ने क्यों बनाया उनको? ठीक है ना, सोचिएगा इसके ऊपर। अगर आप में से कोई ये सोचता है, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि ये बिना ईरान के स्टेट की परमिशन के यहां पे आ गए पाकिस्तान में, सॉरी, ये सांस नहीं लेते बिना ईरान के। ईरान का इतना जबरदस्त कंट्रोल है। अच्छा, एक और बात आपको बता देता हूं। ये पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन ये सब चीजें बताना जरूरी है। इजराइल सपोर्टेड इंडिया इन दी 1962 इंडो चाइना वॉर, ये सबको पता है। अच्छा, लेकिन शुरुआत इसके पहले होती है। पाकिस्तान बनता है अगस्त 1947 में। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है। 15 अगस्त को भारत कह लेता कि हाँ हम मानते हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 24 घंटे भी नहीं बीते, इंडिया ने बोला वेल कैरी ऑन, घर की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई हमारे। पाकिस्तान को आप 24 घंटे के भी अंदर
आप पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि रिकॉग्निशन की बात मैं क्यों कर रहा हूं। बीच में क्या होता है, 1962 में जब चाइना अटैक करता है भारत के ऊपर, व्हेन चाइना अटैक्स इंडिया, राइट, इंडिया डज नॉट हैव वेपन्स, इंडिया इज नॉट मिलिटरीली प्रिपेयर्ड। नेहरू जी इजराइल से कहते हैं कि हमें हथियार भेजिए। इजराइल कहता ठीक है, आपने हमसे हथियार मांगे हैं, वी विल हेल्प यू। नेहरू जी एक कंडीशन रख देते हैं, और कंडीशन यह होती है उनकी कि साहब जो भी इजरायली शिप्स, पानी के जहाज जब भारत आएंगे, उसमें इजरायली झंडा नहीं लगा रहना चाहिए। यार, भारत में कुछ लोग हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि तुम इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ तुम्हारे रिलेशन है, उनके हथियार है, नहीं। और ये दोस्तों उस वक्त की बात है जब चाइना के साथ बॉर्डर पर मारकाट चल रही थी। मैं 1962 की बात कर रहा हूं। चाइना घुस चुका था, चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके भारत के अंदर घुस चुका था, और यहां पे बोला कि नहीं यार, आप देखो हथियार जो है ना, आप हथियार तो भेज दो हमें, लेकिन यार इजराइल का झंडा मत लगाना, क्योंकि इजराइल का झंडा देख के यहां पे कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हो जाएंगे और हमारे लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। उस समय बेन गुरियन was the prime minister of Israel, and he made that very famous comment, no flag, no weapons. No flag, no weapons. अगर आप हमारा झंडा हमारे ही जहाजों के ऊपर फहराने नहीं देंगे तो हम आपको हथियार नहीं दे सकते। नेहरू जी ने बोला ठीक है, चलो हम मुसीबत में फंसे। नेहरू जी ने मान लिया, ही रिलेंटेड। 1965 की बात है, इजराइल ने भारत को फिर से वेपन और एम्युनिशन सप्लाई किए। अभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत और इजराइल के बीच में कायम नहीं हुए हैं। नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, नो। लेकिन फिर दूसरी बार इजराइल आता है और इजराइल आपकी मदद करता है। 1971 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने फिर भारत की रिक्वेस्ट, अब तीसरी बार भारत रिक्वेस्ट करता है कि यार पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई है और यहां पे पूरा अमेरिकन जो फ्लीट है वो आ रहा है, बिल्कुल वो बे ऑफ बंगाल की तरफ पहुंच रहा है, बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, और हमें क्रिटिकल वेपन्स एंड एम्युनिशन और टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? आपको एक बात पता है, इजराइल सेज ओके। अभी भी आपके इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए यहूदियों को दूर रखो, कुछ लोग मुंह सड़ा लेंगे। पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जो पाकिस्तान, राइट, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले कर रहा है, जो पाकिस्तान दुनिया भर की चीजें कर रहा है, वो सबके सब ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर जो यहूदी है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको देख के लोग अपसेट हो रहे हैं। अब क्यों अपसेट हो रहे हैं भगवान जाने, लेकिन हो रहे हैं। 1999 कारगिल वॉर, फिर से इजराइल भारत की मदद करता है, और जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जो पीक्स पे पाकिस्तानियों ने जो ऑक्यूपाई कर रखी थी पीक्स, उसमें जो बॉम्ब गिराए थे मिराज 2000 से और जहाजों से, इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन करा था, उसमें जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, वो इजरायली थी। उस जमाने में अमेरिका ने इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। इजरायलियों को यह बोला कि जो तुम भारत को हथियार दे रहे हो तुम दे दो, लेकिन डिले कर दो थोड़ा सा। बहुत ज्यादा प्रेशर, व्हाइट हाउस के लेवल पे बात हो रही है, डिले कर दो। इजराइल नहीं माना। इजराइल ने जब कमिट किया था तब आपको हथियार दे दिए। बालाकोट, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप में इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी थी, और जो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स थे, दोज वर इजरायली। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी दोस्तों, उसमें इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस ने जो हथियार यूज करे थे, टैवर, वो इजरायली हैं। इवन टुडे इजरायली इंजीनियर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ बड़े क्लोजली काम करते हैं, हमारे शिप्स पे, एयरक्राफ्ट पे, आर्मी इक्विपमेंट पर, हर जगह वो काम करते हैं हमारे साथ। दोस्तों मेरे 10 पॉइंट थे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग हैज गॉट अ कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग हैज गॉट अ कॉन्टेक्स्ट। आज दोस्तों एक थॉट प्रोसेस बन गया है, बड़ा वोक टाइप का एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि नहीं, व्हाट इजराइल इज डूइंग इज वेरी रॉन्ग, एंड यू नो इजराइल इज दिस, इजराइल इज दैट। और इसको ईरान जैसे जो स्टेट हैं, ये इसको गोल घुमाते हैं और आपके दिमाग में गलत चीजें डालते हैं। जो मैंने बोला है आज की तारीख में, व्हाटएवर आई हैव सेड, अगर आपको लगता है मैंने 1% भी कहीं पर गलत बयानी करी है, या आपको ऐसा लगता है आप कन्विंस नहीं, आप लिखिए, मैं आपको उसका भी प्रूफ दूंगा, मैं दूसरे वीडियो में आकर उसका प्रूफ दूंगा। आपने इजराइल को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करा,
1992 में जाके हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने इजराइल के साथ, 1992। लेकिन हर वक्त चाहे चाइनीज चढ़ दौड़े हों 1962 में, चाहे पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करे, राइट, 1965, 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर, द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, इन सब के पीछे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी क्वेश्चन के इजराइल आपके पीछे खड़ा रहा। अब मौका इजराइल को सपोर्ट करने का, तो अब हम कीड़े निकाल रहे हैं उसमें कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत लोग हैं यार, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने कब बोला? जब मैं कहता हूं कि गाजा के ऊपर ये करो या लेबनान के ऊपर ये करो, डिड आई मेंशन अ स्कूल और अ हॉस्पिटल और अ शॉपिंग मॉल? नो, गाजा इज हमास, राइट। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के लोगों ने बोला कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए। लोगों ने बोला, सब लोगों ने बोला पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। भाई पाकिस्तान को, पाकिस्तानी बच्चों के स्कूल को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तानी अस्पताल को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल को जवाब देना? ऑब्वियसली नॉट। इट इज द पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज अंडरस्टूड। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कॉन्टेक्स्ट भी दिस इज, ये तो बेसिक बात है। When you're bombing locations in Gaza, what are you bombing? आज की तारीख में ईरान जो है, ठीक है, जो यूएस की हरकतें हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एंड आई एम नॉट एनी सॉर्ट ऑफ एन एडमायरर ऑफ दैट मैन। ठीक है, आई थिंक ही इज प्लेइंग लूनी ट्यून्स इनसाइड हिज हेड, बट हैविंग सेड दैट, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ईरान दुनिया भर पे हमला कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में उसने आग लगा दी है। क्यों आग लगा दी है? क्योंकि वो लगा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपने दुबई में ड्रोन्स मार दिए, मिसाइल मार दिया, आपने अबू धाबी में, ओमान में, क्यों? वाई? आज की तारीख में अगर भारत में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों? हमारी क्या गलती है? हमारी गलती क्या है ये बताइए? वाई शुड वी सफर? दोस्तों समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और जब आप लोग रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया में, बिल्कुल करिए, मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आई विल नॉट मेक अ वीडियो अगेंस्ट यू। मैं कभी, ये तो एक वो है ना मेरे साथ, दिस इज अ अनलेस पुश टू द वेरी एक्सट्रीम, आई नेवर, आई डोंट थिंक आई हैव एवर मेड अ वीडियो अगेंस्ट एन इंडियन सिटीजन और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर। कभी हुआ होगा तो कभी हुआ होगा एज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज आई डोंट, एंड आई विल नॉट डू सो टुडे। सो एज एन इंडियन यू हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज मी। आपको पूरा हक है, अगर मैंने कुछ टीवी पे, सोशल मीडिया पे बोला है, आपको पूरा हक है, राइट, टू क्रिटिसाइज मी इन एनी लैंग्वेज दैट यू डीम फिट। आपको गालियां देनी है, शौक से दीजिए। आपको क्रिटिसाइज करना, शौक से करिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी इंडियंस हैं जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और भर भर के मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, आपका अधिकार है, एंड आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। कहावत है ना पुरानी, आई डिसएग्री विथ एवरी वर्ड यू से, but shall defend to death your right to say it. You have a right to say it. Right? No reasonable restraint, no reasonable constraint, no nothing. आपको जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आपको जो बोलना है बोलिए, यही थोड़ा सा वो ईरानियन कॉन्सुलेट वालों को भी समझा दीजिए जरा। उनको भी पता होना चाहिए वो लोग क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहां डेमोक्रेसी नहीं है। और मैंने आपको पूरा ये यूनाइटेड नेशन से लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच, सबका मैंने आपको बता दिया है कि सब लोगों ने क्या बोला है, कि जो मुंह खोलता है, इनकी आदत है ना, जो मुंह खोले उसको निपटा दो। अभी इंडिया में बैठ के माइंडसेट तो वही है इनका कि जो मुंह खोले निपटा दो। तो मैंने कुछ बोला, ये कैसे बोल सकता है? हाउ कैन ही से दिस? एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट। व्हाई शुड एक्शन बी टेकन अगेंस्ट मी? भाई ये इंडिया है, ये डेमोक्रेसी है। यहां पे लोग, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लोग इससे 100 गुना ज्यादा बोल देते हैं, फिर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये डेमोक्रेसी है। जो मैंने टीवी पे बोला वो मेरा अधिकार है, जो भारतवासियों ने मेरे खिलाफ बोला वो उनका अधिकार है। लेकिन उन भारतवासियों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक विनती है मेरी आपसे, कि जरा ये ईरानियन कॉन्सुलेट वालों को भी जरा समझाइए कि हर बात पे इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट सो इमोशनल एंड सेंटिमेंटल ऑन एवरी स्मॉल थिंग। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में देखिए, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आप कर रहे हैं एट एन इंडस्ट्रियल स्केल इन ईरान, जरा उसको रोकिए। ठीक है, इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद।